अब हम एक्चुअल में देखते हैं ऐसे का प्रिपरेशन करते हैं कैसे। तो ऐसे का प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स पे आता है, जो टॉपिक्स हमें पहले से प्रिपेयर करके रखने चाहिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसा टेंशन ना हो। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, कुछ 20-25 टॉपिक्स हैं यहाँ पे। जुडिशरी, वाटर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ। तो ये ब्रॉड ब्रॉड टॉपिक्स है जिस पे ऐसे आते हैं, या फिर जिनको आप अपना डायमेंशंस यूज़ करके ऐसे में लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऐसे में क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है। तो इंट्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि आप वहीं बैठ के याद करोगे या फिर वहीं बैठ के सोचते सोचते रहोगे कि इंट्रोडक्शन क्या होने वाला है। इन सारे जो डायमेंशंस है ना, इन सब पे आपको कुछ कुछ इंट्रोडक्शंस प्रिपेयर करके पहले से जाने पड़ेंगे, तभी आप वहाँ आपका टाइम वहाँ पे बचेगा और वहाँ पे अपना थॉट्स अच्छे से आप आर्टिकुलेट करके लिख पाओगे। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले प्रिपेयर करने हैं। जैसे मैंने कुछ इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया, आपको बताता हूँ। सेक्युलरिज्म पे क्वेश्चन आ गया या फिर वुमेन पे क्वेश्चन आ गया कोई, तो मैं स्वामी विवेकानंद का एग्जांपल लिख सकता हूँ। ठीक है, हमारे कल्चर पे क्वेश्चन आ गया, हमारे कल्चर कितना वास्ट है, डाइवर्स है, तो इन सब पे क्वेश्चन है, तो स्वामी विवेकानंद का एग्जांपल। उनके फादर ने उनको इस्लामिक, क्रिश्चियन, हिंदू तीनों टाइप की टीचिंग्स दी थी। उनकी फेवरेट बुक का नाम था भगवत गीता, इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट, दीवान हाफिज़। ठीक है, और जब उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में एड्रेस किया था इंडिया को, तो स्टार्ट किया था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इंडिया का कल्चर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, उन्होंने सिस्टर्स को आगे रखा, ब्रदर्स को पीछे बाद में रखा। तो हमारे कल्चर में हम वुमेंस के कितने रिस्पेक्ट करते हैं, तो यहाँ से देख सकता है इनके ये स्टेटमेंट से। ठीक है, फिर उसके बाद द न्यूयॉर्क हेराल्ड, अमेरिकन लिखा है यहाँ पे, न्यूयॉर्क हेराल्ड न्यूज़पेपर था। उन्होंने ऐसा कहा था कि नो डाउटेडली स्वामी विवेकानंद वॉज द ग्रेटेस्ट फिगर इन पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पे रिलीजन पे क्वेश्चन है, तो ऐसे एनेक्डोट बना के रखा है मैंने। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन है, तो एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर इससे क्या डिस्ट्रक्शंस हो सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, कैसे यूज़फुल अच्छा यूज़ करना चाहिए इनको। ये इंट्रोडक्शन या फिर कहीं बॉडी में यूज़ करना हो, दोनों जगह कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल था, कौन भाई है, नोबेल प्राइज़ अल्फ्रेड नोबेल का। तो एक बार उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि गलती से उनकी ऑबिचुरी छप गई थी पेपर में। उनके भाई की डेथ हुई थी, तो गलती से उनकी ऑबिचुरी छप गई थी और उसमें उनको कहा गया था मर्चेंट ऑफ डेथ, क्योंकि उन्होंने डायनामाइट बनाया था जिससे एक टाइम पे बहुत सारे लोगों की जान ले सके। तो उनको लगा ऑबिचुरी पढ़ने के बाद कि जब मैं मर जाऊंगा तो लोग मुझे ऐसे रिकॉग्नाइज करेंगे, मर्चेंट ऑफ डेथ। ठीक है, तो फिर उन्होंने अपनी सारी वेल्थ जो थी उसको डोनेट किया और फिर नोबल पीस प्राइज़ की तरफ काम करने लग गए। तो जो नोबल पीस प्राइज़ मिलता है शांति के लिए, वो आज एल्फ्रेड नोबल के नाम पे मिलता है। तो उन्होंने फिर इसके लिए काम किया और साइंस से ह्यूमैनिटी का डिस्ट्रक्शन ना हो, इसके लिए भी उन्होंने मेजर्स लिए। तो ये उसका एग्जांपल था एक। ठीक है, फिर उसके बाद अल्फ्रेड नोबल ने 3 बात कही थी कि लाइफ जो होती है 3 पेजेस ऑफ अ बुक होती है। फर्स्ट जो होता है लाइफ, थर्ड होता है डेथ, और सेकंड जो होता है जो हम उसमें लिखे, जो हमारे काम हो गए। ठीक है, तो ये भी एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए था। जस्टिस के लिए आया तो युधिष्ठिर और डॉग का एग्जाम्पल था। ऐसा था कि जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे, तो साथ साथ जो थे युधिष्ठिर को छोड़ के बाकी सारे भाई नीचे गिर गए थे और सिर्फ उनके साथ एक डॉग ऊपर चढ़ पाया था। तो गॉड भी जस्टिस करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल जस्टिस में मैंने ये एनेक्डोट लिख लिया था। जैरेट एडम्स का एक एग्जांपल मेरा था जस्टिस के लिए। जैरेट एडम्स एक अफ्रीकन थे जो कि यूरोपियन में रहते थे। उनको फॉल्स एलिगेशन पे 17 ईयर्स की एज में जेल हो गई, 8 साल की। उनके पास अपना लॉयर रखने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने खुद जेल में रह के पढ़ाई की और फिर उसके बाद यूज्ड हिज एंगर एज अ फ्यूल टू रीच हिज गोल। उन्होंने पढ़ाई की खुद ही जेल में बैठ के और अपना केस खुद ही लड़ा। ठीक है, यथो धर्म तथो जय। ये भी एक कोट है जो जस्टिस केस में लिख सकते हैं। एजुकेशन की बात आई, रिकॉर्ड हो रहा है ना। एजुकेशन की बात आई तो यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे एक फ्रेडरिक डगलस का एग्जांपल था। वो एक स्लेव थे जो कि आज अमेरिका में ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है और अमेरिकन अमेरिकन डिप्लोमेसी में एक हायर रैंक पे बहुत ज़्यादा। तो पहले स्लेव थे, फिर उन्होंने कैसे अपने स्ट्रगल किया और एजुकेशन लेने के बाद अपने खुद को एस्टैब्लिश किया। तो आज वो बहुत बड़े आदमी हैं। तो उनकी एक लाइन भी थी जो मैंने पढ़ी थी। यूट्यूब वीडियोज़ जनरली हम देखते रहते हैं, तो जैसे इंस्पिरेशनल वीडियो कोई आया और उसमें कोई अच्छी बात लग गई, तो वो सारी चीज़ें हमें नोट करते रहना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा फेमसली सेट किया था, दोज हु प्रोफेस फ्रीडम येट डिप्रिशिएट एजिटेशन आर द मेन हु वांट क्रॉप विदाउट प्लोइंग, दोज दे वांट रेन विदाउट थंडर एंड लाइटनिंग। द स्ट्रगल मे बी मॉरल वन और इट मे बी बोथ मॉरल और फिजिकल, बट इट मस्ट बी अ स्ट्रगल। तो कहीं भी स्ट्रगल से रिलेटेड बात हुई या फिर हार्डवर्क से रिलेटेड बात हुई, तो इस चीज़ को हम कोट कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर मैं इससे कंक्लूड करता हूँ जनरली, इट मस्ट बी ए स्ट्रगल। तो ये कंक्लूजन में अच्छा लगता है कि भाई हमें स्ट्रगल कंटिन्यू रहना चाहिए दुनिया में। ठीक है।
ठीक है, तो ये भी हो सकता है। इकोनॉमिक चैलेंजेस के लिए कुछ कोट मिल गई थी। It was the best of the time, it was the worst of the time, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the season of light, it was the season of darkness। चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से एक साइड में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी हो रही थी और एक साइड में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी हो रही थी। एक साइड में लोग सफ़र कर रहे थे और एक साइड में लोग एंजॉय। ठीक है, एनवायरनमेंट एक तरीके से एक साइड में एनवायरनमेंट को पूरा डिस्ट्रॉय किया जा रहा था और एक साइड में पूरी लाइटिंग्स और उसके बाद कंक्रीट बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी। तो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम के बारे में चार्ल्स डिकेंस ऐसा कहते हैं, पैराडॉक्स बताना चाहते हैं मतलब। ठीक है, तो कैपिटलिज्म के वजह से क्या इशू हो रहा है। फिर एनवायरनमेंट पे क्या लिखेंगे। तो एनवायरनमेंट में एक मूवी देख रहा था। मूवी का नाम था, क्या था, द डे आफ्टर टुमारो। उस मूवी में सीन ऐसा था कुछ कि कुछ लोग हैं वो अमेरिका से साउथ की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। साउथ की तरफ ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा हेल स्टॉर्म हिट करने वाला है, हिट कर चुका है। और ऊपर से सैटेलाइट इमेज देखने से पता चल रहा है कि लोग जो है ना वो अपनी जगह पे जम चुके हैं, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने बहुत ज़्यादा हार्ड हिट किया हुआ है। और लोग जो वहाँ से मूव करने की कोशिश करते हैं वो अपनी जगह पे अपनी जगह पे जम चुके हैं। और वहाँ पे फिर गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पाई। जब गवर्नमेंट को पहले कुछ साल पहले गवर्नमेंट को नोटिस दिया गया कि यहाँ पे हेल स्टॉर्म आ सकता है और क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू है, तो गवर्नमेंट ने सुना नहीं है, उन्होंने सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस किया। और ऐसा डेवलपमेंट हुआ अभी फिर कि लोगों की जान भी नहीं बची और सबको भागना पड़ा अपने शहर से। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की डे आफ्टर टुमारो। दिस इज अ सीन फ्रॉम द मूवी डे आफ्टर टुमारो विच शोज दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट वोंट लास्ट until and unless it's sustainable। ठीक है, तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद मैंने लिखा था कि अगर कभी कंक्लूड करना रहा इसी कुछ एनेक्डोट के सिमिलर वे में, तो मैं लिखूँगा कि भाई एक ऐसा वर्ल्ड होना चाहिए जहाँ पे ग्रीनरी हो, लश ग्रीनरी हो, क्लाउड पूरा एनवायरनमेंट पूरा क्लीन हो, पोल्यूशन ना हो। ऐसे एनवायरनमेंट की हम कल्पना करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिखी थी यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे इंट्रोडक्शंस आपको मोस्टली चीज़ों पे जहाँ से भी आपको मिले, किताब से मिले, मूवीज़ से मिले, और कहीं आप पढ़ रहे हो, कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, तो बस अच्छी लाइन लगे तो लिख लेना। तो ये बहुत काम आता है। जो चेकर होता है उसको लगता है हाँ भैया पढ़े लिखे लोग हो। ठीक है, अब इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर बॉडी लिखते कैसे एक्चुअली। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखे हुए। टू ईज अनदर्स हार्टेक इज टू फॉरगेट वन सून। दूसरे का दुख दर्द ठीक करना। जब तुम दूसरे का दुख दर्द ठीक करोगे तो तुम अपना भूल जाओगे। ठीक है, तो मतलब हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, बेसिकली कुछ ऐसा कहना चाहता है ये लाइन। आप अलग इंटरप्रेट करोगे तो कोई टेंशन नहीं है, सब लोग करते हैं। तो मैंने ऐसा इंटरप्रेट किया कि जब आप दूसरों का हार्ट एक दूसरों का दुख दर्द में साथ देते हो ना, तो आपका खुद का कम हो जाता है। ठीक है, तो जनरली क्या करते हैं हम लोग ना, जब ऐसे का टॉपिक आता है तो हम इस पे ही लिखने लगते हैं कि हाँ भाई दूसरों का दुख दर्द ठीक करेंगे तो हमारा चला जाएगा। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल में, हिस्टोरिकल डायमेंशंस, इंटरनेशनल डायमेंशन, सब में यही लिखते रहते हैं। फिर कंक्लूड कर देते हैं कि दूसरे का हमें हार्ट ठीक करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो ये जैसे इसका एग्जांपल मैंने एक बहुत अच्छा सुना था। जैसे आपको अपने शर्ट को डिस्क्राइब करना है। आपके पास रेड कलर का शर्ट है, तो आप ऐसा रेड कलर के शर्ट में बोल रहे हो कि रेड कलर का शर्ट है, कॉलर भी रेड है, बटन्स भी रेड है, फिर अगर पैंट भी रेड है तो पैंट भी रेड है, जूते भी रेड है। तो रेड 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 तो बस सिर्फ एक रेड इमेज जाती है। जैसे रेड में भी थोड़े डिज़ाइंस हो सकते हैं, थोड़े कुछ पैटर्न्स हो सकते हैं, आपके बटन्स कुछ अलग तरीके की डिज़ाइन हो सकती है, आपकी स्टाइल कुछ अलग हो सकती है। रेड तो है ठीक है, पर थोड़े स्टाइलिश कपड़े भी हो सकते हैं ना। नॉर्मल सिर्फ रेड 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 क्या बता रहे हो। तो यहाँ पे तो पहले मैंने कुछ डायमेंशन दिखा आपको। नॉर्मल डायमेंशन तो लिखना है कि हाँ भाई ये होता है, दूसरे का हार्ट ठीक करने से अपना खुद का जाता है। फिर उसके बाद कुछ अलग डायमेंशन सोचने की कोशिश करना है यहाँ पे, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, 20 पॉइंट्स मतलब 20 पैराग्राफ लिखने पड़ेंगे आपको 10 पेज भरने के लिए। तो 20 पैराग्राफ में सिर्फ एक ही डायमेंशन में 20 सोचोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। तो फिर इसलिए क्या, कुछ अलग डायमेंशन सोचना, उसमें 2-3 पॉइंट्स लिखो तो अच्छा रहेगा। जैसे एक डायमेंशन है व्हाट प्रिवेंट समवन फ्रॉम हेल्पिंग, तो क्यों हेल्प नहीं करते लोग लोगों की, ये भी एक डायमेंशन हो सकता है। ठीक है, जैसे इंडिया म्यांमार की अभी इस टाइम पे हेल्प नहीं कर रहा है, क्यों कर रहा है, कभी कभी सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ बेनिफिट भी होते हैं। ठीक है, कभी कभी लोगों की ग्रीड होती है, कभी कभी लोगों को अपना बेनिफिट नहीं दिखता, इसलिए लोग हेल्प नहीं करते। जैसे सड़क पे से एक्सीडेंट हो गए तो कुछ कुछ लोग होते हैं हेल्प नहीं करते, उनको ग्रीड होती है अपना टाइम वेस्ट ना हो जाए। तो ये व्हाट प्रिवेंट्स फ्रॉम हेल्पिंग।
फिर एक होता है क्वालिटीज़ यू नीड टू हेल्प इट। ये भी एक अलग डायमेंशन है, तुमको क्या क्वालिटीज़ चाहिए हेल्प करने के लिए किसी की। तो तुम्हें गांधी जी का तलिस्मान पहन होना चाहिए, फिर तुम एम्पैथेटिक होना चाहिए, तुम्हें सिंपैथी होना चाहिए, कंपैशन, ऐसी चीज़ें कुछ कुछ होनी चाहिए। तो ये एक डायमेंशन हो गया। एक और डायमेंशन हो गया कि बिल्कुल अपोजिट डायमेंशन इसका, ठीक है। कभी कभी दूसरे का हार्ट एक इतना भी ठीक नहीं करना देना चाहिए क्योंकि उस वजह से अपने को खुद ही प्रॉब्लम हो जाए। ये तो बोल रहा है, टॉपिक बोल रहा है कि हमें सबका हार्ट ठीक करना चाहिए, पर ठीक है, पर तुम इतना भी मत करो कि तुमको खुद ही प्रॉब्लम हो जाए उस वजह से, तुमको खुद ही हार्ट आ जाए उस वजह से। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। जनरली क्या होता है, कभी कभी जनरली, सॉरी, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब्राहम लिंकन का एग्जांपल देखते हैं। उन्होंने स्लेवरी को एंड किया, बहुत मेहनत की, स्लेवरी एंड किया, पर कभी कभी क्या हुआ, मतलब लास्ट में क्या हुआ, उनको उनको मार दिया गया, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी ने भी बहुत सारा एफर्ट्स किए अंग्रेज़ों को निकालने के लिए, पर क्या हुआ, लास्ट में उनको मार दिया गया। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि क्या हमें सच में सबका हार्ट एक ठीक करना चाहिए, क्योंकि उस वजह से कभी हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये 3 डायमेंशंस मैंने आपको अलग दिए। तो इसमें से आपका 1, 2 या 3, जितने भी आपको एक्स्ट्रा डायमेंशंस लिखने हो, जो भी आपके मन में आ रहा हो उस टाइम पे, वैसे 1 या 2 आपने एक्स्ट्रा डायमेंशंस लिख दिए, तो थोड़ा वैल्यू एडिशन होगा, एज क्रिएट हो जाता है। ओके। फिर उसके बाद इंडिफरेंस इज द वर्स्ट काइंड ऑफ डिसीज दैट कैन अफेक्ट पीपल, बी आर अम्बेडकर ने कहा था ये, ठीक है। तो जनरली लिख देंगे इंडिफरेंस, पता है हमको क्या होता है, किसी का फर्क नहीं पड़, किसी से फ़र्क ना पड़ना, तो ये डिसीज़ है। और बी आर अम्बेडकर ने कहा हमें लोगों से फ़र्क पड़ना चाहिए, मतलब थोड़ा उनकी जो, अगर उनकी उनके ऊपर थोड़ी पिटी आनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए लोगों से, लोगों की। अगर नहीं है, आप पूरे इंडिफरेंट हो, तो आप साइकोपैथ हो, मतलब आपको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप सिर्फ अपना ही सोच रहे हो। तो ये ऐसी बात है, हमने कहा ठीक है। तो इंडिफरेंट का पहले डेफिनेशन, इंडिफरेंस किसकी तरफ हो सकता है, ह्यूमन, एनवायरनमेंट, पॉलिटिक्स, एनिमल। तो ये सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, जो भी आपका डायमेंशंस आते हैं उस पर आप लिख सकते हो। फिर वाई इंडिफरेंट, लोग इंडिफरेंट क्यों होते हैं, ठीक है, लोगों को क्यों फ़र्क नहीं पड़ता। फिर से यहाँ पे वो ये इग्नोरेंस होता है, लोगों के पास एजुकेशन नहीं होता है, जिसके पास एजुकेशन नहीं होगा वो किसी की हेल्प नहीं करेगा। फिर उसके बाद हेट होती है, कभी कभी चलता है, एटीट्यूड आता है इंडिया में। इंडिविजुअलिज्म होता है, इंटरनेशनल स्फीयर में देखा तो नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले देखे जाते हैं। हम दूसरे, जैसे अभी एग्जांपल लिया था मैंने थोड़ी देर पहले, म्यांमार के लोगों की हेल्प क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट पहले आता है, वरना हमारी कनेक्टिविटी टूट जाएगी नॉर्थ ईस्ट से। तो ये होता है। फिर एक चीज़ है, इसको डिसीज़ ही क्यों बोला गया है, यहाँ पे लिख सकते हैं वर्स्ट काइंड ऑफ डिसीज, मतलब वर्स्ट डिसीज, ऐसा क्या हो सकता है मतलब इससे। फिर एक और डायमेंशन है कि ये वर्स्ट क्यों है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि इस वजह से क्या हो सकता है ना, बहुत सारे लोगों की एंड ऑफ लाइफ होती है, खुद के अंदर क्या वैल्यूज़ और हैप्पीनेस को कब ख़त्म कर देते हो। हम्म, तो अगर आप किसी का कल्चर के रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो हो सकता है वो पूरा कल्चर एंड हो जाए। तो ये छोटे छोटे अलग अलग डायमेंशन, ये वर्ड पे वर्ड्स मैच करके, मतलब डिसीज ही क्यों बोला गया है, इसको वर्स्ट ही क्यों बोला गया है, थोड़ा लिबरल भी हो सकता था ये। और आगे क्या है, और एक देखते हैं, ज़्यादा अच्छे समझेगा। सिक्स डू नॉट शिप्स डू नॉट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर दैट गेट्स इनटू देम। तो शिप्स तो पता है हमको क्या है, शिप्स मतलब आपके हिसाब से क्या है, सबसे पहले आपको ये बताना है शिप्स क्या है, मतलब हम नाव की बात तो कर नहीं रहे, ये तो फिलोसॉफिकल टॉपिक है। तो आपके हिसाब से नाव क्या है ये, वाटर क्या है ये, वाटर क्या है ये। मैं ऐसा तो नहीं लिखोगे कि भाई नाव डूब जाती है, बॉयंसी फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, वाटर डिस्प्लेस्ड। साइंस में नहीं घुसोगे, मुझे भी नहीं आता ज़्यादा, और साइंस में नहीं जाना है यहाँ पे। वाटर क्या होता है, शिप क्या होती है। तो शिप मतलब आप कभी कभी अपना इंडिविजुअल बॉडी कंसिडर कर सकते हो, सोसाइटी कंसिडर कर सकते हो, अपना नेचर कंसिडर कर सकते हो, जो कभी कभी डूब जाता है। फिर वाटर, वाटर क्या है, वाटर हो सकता है कि हीट आप वाटर को डिनोट कर रहे हो। अगर आपके अंदर हीट आ गया, जेलसी आ गई, एम्पैथी और कंपैशन नहीं रहा, या फिर वाटर आप टेररिज्म को डिनोट कर सकते हो कि टेररिज्म आ गया इंडिया में, ठीक है। तो ये है। फिर नॉर्मल चीज़ों तो आप लिख सकते हो, जैसे आपने जब इनको डिफाइन कर दिया। फिर एक एक्स्ट्रा डायमेंशन है कि वाटर एंटर करता क्यों है, वाटर क्यों एंटर करेगा, वाटर शिप है हमारी, नहा जा रही है, वाटर क्यों एंटर कर देगा। तो हो सकता है आप वाटर से कोलाइड, सॉरी, आप किसी आइसबर्ग से कोलाइड कर चुके हो। अब आइसबर्ग्स क्या हो सकता है, या फिर प्रॉब्लम्स हो सकती है कोई, या फिर आपके बैड डिसीजन हो सकते हैं वो आइसबर्ग, जब आपने बैड डिसीजन लिए तो वाटर अंदर आ गया। आपकी बैड हैबिट्स हो सकती है वो। तो ऐसे सोचना है बस, ठीक है। समटाइम्स शिप डू नॉट सिंक बिकॉज ऑफ आउटसाइड वाटर बट इनसाइड फोर्सेस। इनसाइड में भी हमारे पास जेलसी, इविल खुद के अंदर होता है। बाहर का तो ठीक है, हम खुद में ही, अगर हमारे शिप में खुद में ही अंदर पहले पानी भरा हुआ है तो भी हम डूब जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, कुछ कुछ डायमेंशंस अलग सोचने की कोशिश करना, बस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ
कि सीधी सीधी चीज़ें अगर जहाँ जैसा ये लिखा हुआ है सेम के सेम पूरे 20 पॉइंट्स अगर हम लिख देंगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और ये हो गया लाइफ इज़ अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन, ये शायद पिछले बार का एक ऐसे का टॉपिक था। तो मेनी टाइम्स पीपल वर नॉट ह्यूमन, तो पीपल बहुत बार ह्यूमन नहीं होते, क्यों नहीं होते, जैसे हिटलर ह्यूमन नहीं था, फिर उसका कोई रीज़न लिख देना। वाई पीपल्स आर ह्यूमन, या फिर हाउ पीपल बिकम ह्यूमन, अगर आपको ह्यूमैनिटी डेवलप करनी है तो कैसे आएगी वो। तो सैक्रिफाइस, स्पिरिचुअल अवेटनिंग, मेडिटेशन, गाइडेंस, टीचिंग, रीडिंग बुक्स, ये सारे डायमेंशंस तब आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। वाई पीपल्स आर नॉट ह्यूमन, व्हाट हैपन्स व्हेन वी स्टॉप बीइंग ह्यूमन, शुड वी बी ह्यूमन टुवर्ड्स एवरीथिंग और एनीथिंग, क्या टेररिज्म की तरफ, क्या टेररिज्म की तरफ भी थोड़ा ह्यूमन होना चाहिए क्या, ये मतलब आप कुछ भी सोच सकते हो, तो मेरे रैंडम थिंकिंग्स थे, ओके। तो ये फिर उसके बाद इंट्रोड्यूस किया हमने कुछ डायमेंशंस लेके, फिर उसके बाद सोल्यूशंस देके कंक्लूड करना है। अब मैं बता रहा हूँ कि वैल्यू एडिशन कैसे होगा। और जैसे मैंने कुछ कुछ लोगों के बारे में पढ़ता हूँ जब लिख लेता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए ताकि जब मुझे थोड़े ऑनेस्टी इंटीग्रिटी का एग्जांपल देना हो इनका दे दूँ। फिर साइंस टेक्नोलॉजी में कुछ क्वेश्चन है तो सीवी रमन के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मैथमेटिक्स पे रामानुजन के बारे में लिखा हुआ है ताकि पॉइंट्स कम नहीं पढ़ना चाहिए। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के बारे में है तो एपीजे अब्दुल कलाम, ई श्रीधरन का एग्जाम्पल, वर्गीस कुरियन, एम एस स्वामीनाथन। स्पोर्ट्स में तो मेजर ध्यानचंद का एग्जाम्पल, उनके फिर कुछ लाइफ के इंसिडेंट्स याद कर लिए हमने ताकि एग्ज़ाम में ब्लैकआउट ना हो जाए भाई अब स्पोर्ट्स पे आ गए तो अब क्या ही लिखे। तो कुछ कुछ एग्जाम्पल्स होने चाहिए उनके लाइफ के अच्छे एग्जाम्पल्स, ताकि एग्जामिनर को देख के लगे हाँ भाई ये सही आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी लगना चाहिए बस। जैसे मूवीज़ से भी लिख सकते हैं, जैसे वोमेन पे तो टॉयलेट की मूवी, ड्रग्स पे ड्रग मिनट्स का भी दिखाना तो उड़ता पंजाब जैसी मूवी इसको हाईलाइट कर रही है, ठीक है। न्यूटन मूवी में डेमोक्रेसी, द थ्रेट टू डेमोक्रेसी, ये न्यूटन मूवी दिखाता है थ्रेट टू डेमोक्रेसी कैसे है, नक्सल एरियाज़ में डेमोक्रेसी क्यों नहीं जा रही अच्छे से, तो ये न्यूटन मूवी दिखाता है, ठीक है। कड़वी हवा, बेटर विंड एक मूवी थी जो फार्मर्स के प्लाइट को हाईलाइट करता है, ठीक। मैन हू न्यू इन्फिनिटी, इंडियन मैथमेटिशियन रामानुजन पे मूवी है जो इंडिया में नहीं बनी, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लिख सकते हैं कि भाई मूवी है इंडिया में नहीं बन रही, फॉरेन वाले बना रहे हमारे लेजेंड्स पे मूवी। और हम किस पे मूवी बना रहे, हम बना रहे हैं संजू संजू मूवी, तो ड्रग ड्रग वालों पे हम मूवी बना रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। जैसे द पियानिस्ट मूवी था तो इसमें ज्यूस परसिक्यूशन दिखाया गया था, तो अगर कभी परसिक्यूशन के बारे में लिखना हो तो, या फिर कैसे एट्रोसिटीज़ होती है लोगों पे, तो ये मूवी कोट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद बुक्स कैसे यूज़ करना है। बुक्स का ऐसा है ना, बुक्स तो मैं पढ़ता नहीं हूँ ज़्यादा, ना मुझे पढ़ने का ज़्यादा शौक आता है ना मैं पढ़ पाता हूँ। तो मैंने क्या किया है ना, सारे बुक्स की कुछ थोड़ी थोड़ी समरी कहीं से देख के अपने नोट्स बना लिए उसके। जैसे हेलन केलर की एक बुक थी, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, वॉट इज़ लाइफ बट अ कंटिन्यूस एडवेंचर, शी रोट इन ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो ये अच्छी बात है, जब भी मुझे कुछ अच्छी बात लिखनी रहेगी हेलन केलर के नाम से लाइफ के बारे में तो मैं ये लिख दूंगा। थॉमस एडिसन के बारे में लिख सकता हूँ, जो उन्होंने कंटिन्यूस फेलियर के बाद भी परसिस्ट करते गए और थाउजेंड फेलियर्स के बाद उन्होंने एक सही इन्वेंशन किया, ठीक है। टाइम्स डेफिनेशन ऑफ कूल इज़ द डायमंड, ये खालिल जिब्रान ने लिखा हुआ, तो मुझे पता नहीं कौन है पर वर्ड लाइन्स अच्छी लगी, याद हो गई तो एग्जाम्स में कोट हो जाएगी। स्टूडेंट शुड बी टॉट हाउ टू थिंक एंड नॉट व्हाट टू थिंक, ये कहा था मार्गरेट मीड ने, तो ये लाइन भी अच्छी लगी। जब भी किसी चीज़ का सोल्यूशन देना हो तो ये लिख सकते हैं हम लोग। अमर्त्य सेन की आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, तो चेरिश द इंडियन हैबिट ऑफ डिसेंट, डिबेट एंड डिस्कशन, ठीक है। तो इंडिया की जो हैबिट है क्वेश्चनिंग समथिंग, क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, डिबेट डिस्कशन करने की, इसको आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन में उन्होंने बोला था कि ये अच्छी हैबिट है, इसको चेरिश किया था। तो जब भी सोल्यूशन देना हो तो लिख सकते हैं कि हमारे जो हैबिट्स है डिबेट डिस्कशन की, इस वजह से इंडिया इसको प्रमोट करना चाहिए ताकि इंडिया और आगे बढ़े एजुकेशनल फील्ड में, ठीक है। यंग कैटरपिलर जब ककून से निकलता है तो बहुत स्ट्रांग बन जाता है, ठीक है। ककून तो तोड़ना ही पड़ता है, ककून हार्डशिप्स होती है, तो कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने के बीच में जो हार्डशिप्स होती है उसी में वो ही हार्डशिप से पार करने के बाद वो बटरफ्लाई बनता है या फिर कलरफुल होती है लाइफ, ठीक है। जब भी राजा राम मोहन रॉय का नाम लेंगे तो संवाद कौमुदी उनकी बुक का नाम ले लेना, बुक का नाम लेना। फिर उन्होंने बुक में बोला था कि क्रिएटिविटी, रैशनैलिटी, एम्पैथी होनी चाहिए कभी भी इंसान में, तो समझ रहे हो।
तो इसका मैं आपको बताता हूँ यूज़ कैसे होता है। जब भी आप नॉर्मल सेंटेंस लिखोगे ना, कभी लिखोगे कि हमें एम्पैथी डेवलप करनी चाहिए अपने में, नॉर्मल आप लिख दोगे वी शुड डेवलप एम्पैथी इन आवरसेल्फ। सोल्यूशन लिखोगे वी शुड एनेबल चिल्ड्रंस टू डेवलप एम्पैथी इन देमसेल्फ थ्रू एजुकेशन, पेरेंट्स शुड ऑल्सो इनकलकेट दिस टीचिंग्स टू देम। तो जो भी आप लिख रहे होगे ना, ये नॉर्मल लगेगा, पर अगर आपने वहाँ एग्जाम मतलब लिखा कि राजा राम मोहन रॉय इन इज जनरल संवाद कुमुदी said that creativity, rationality, empathy should be the goal of primary education, तो ऐसा लिखोगे ना वहाँ पे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो कोट्स वगैरह तो बहुत सारे याद करने, पर्सनालिटी, बुक्स, न्यूज़पेपर, लाइंस, जो भी न्यूज़पेपर आपने जीएस में पढ़ा हुआ है उसको लिख देना वहाँ पे। ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में कोई भी सेंटेंस नहीं लिखना है। सेंटेंस जब भी लिखोगे थोड़ा बहुत उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होने चाहिए। किसी की बुक का नाम पर्सनालिटी, तो थोड़ा क्रिएटिव दिखता है। आप हर सेंटेंस में नहीं डाल सकते, पर ठीक है, जहाँ जहाँ हो सके वहाँ पॉसिबल वहाँ डालने की कोशिश करना। एवरी पैराग्राफ में कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए। व्हील ऑफ इग्नोरेंस, व्हील ऑफ डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म कैन टर्न टू फासिज्म, तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स अगर आपको आते हो तो लिख सकते हो। जैसे मेडिटेशन पे मैंने बुक तो नहीं पढ़ी फिर से, 10% हैप्पियर बाय डैन हैरिस इनकी बुक है। तो उन्होंने बोला था कि भाई 10% हैप्पियर बनने के लिए कभी भी हमको मेडिटेशन करना चाहिए। जब भी आप लिखो मेडिटेशन प्रमोट करना चाहिए तो इनके बुक का नाम लिख दो। गोल सेटिंग की बात हुई तो 10x रूल बाय ग्रांट कार्डन। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, बच्चों पे कुछ बोलना तो इग्नाइटेड माइंड्स, एपीजे अब्दुल कलाम की बुक का नाम लिख दो। ठीक है, उन्होंने कहा था कि भाई हमें बहुत बड़ा सोचना चाहिए कभी भी, तो बच्चों में ये फीलिंग डालनी, तो ये भी इग्नाइटेड माइंड्स में लिखा हुआ है। तो अगर आपको नहीं भी पता क्या क्या लिखा हुआ है तो अज्यूम कर लेना कि कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखी होगी और उनका नाम लेके ये सारी चीज़ें लिख देना। ये छोटा सा हैक है, थोड़ा अनएथिकल लगे ठीक है, पर हैक है। ठीक है, भगत सिंह के बारे में, तो भगत सिंह के कुछ स्टोरीज इंसिडेंट जो भी हो, उनके बुक का नाम कीर्ति अकाली प्रताप, तो ये सब मैंने लिख दिए थे। तो कुछ अगर कुछ स्ट्रेंथ करेज वाली चीज़ कुछ बोलना हो तो मैं भगत सिंह के मुंह से बुलवा दूंगा। दे मे किल मी बट दे कैन नॉट किल माई आइडियाज़, दे मे क्रश माई बॉडी बट दे विल नॉट बी एबल टू क्रश माई स्पिरिट, तो ये भगत सिंह ने कहा था। तुझो के बाबरी, तो ये मैंने अवध ओझा सर के लेक्चर से पढ़ा था। उन्होंने कहा था, हिस्टोरियंस ने उनको प्रिंस ऑफ एशिया कहा था, और उनकी एक लाइन थी जिसको कंक्लूड कर सकते हैं, वॉट दाउ द फील्ड इज लॉस्ट एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट, द अनकॉन्करेबल विल एंड करेज टू नेवर सबमिट और यील्ड। तो ऐसा था कि क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे हैं, वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। तो ये जब भी नेवर गिव अप एटीट्यूड आपको देना हो तो ये लिख सकते हो। फिर आता है कंक्लूजन। कंक्लूड कैसे करते हैं, तो कंक्लूजन के मैंने कुछ कुछ अपने आप कंक्लूजन बना के रखे थे कि इन सब चीज़ों से कैसे ना कैसे कंक्लूड कर दूंगा। जैसे एक जनगण मन अधिनायक जय है, तो ऐसे कर सकता हूँ, ये ज़्यादा यूज़ तो आता नहीं मेरे। सेकंड, एक नेल्सन मंडेला का पोएम था इन्वेक्टस। ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि जब नेल्सन मंडेला फाइनली प्रेसिडेंट बने थे और वो बहुत बार हार चुके थे, तो किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि व्हाट हैज़ केप्ट यू गोइंग डिस्पाइट ऑल दिस फेलियर्स, तो उन्होंने एक पोएम कोट किया था इन्वेक्टस। आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल, when one falls the next step is to pull yourself up, dust yourself off and keep moving। तो उन्होंने ऐसा कहा था, तो ये बहुत अच्छी लाइन लगी मुझे। एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार बच्चों को एड्रेस करते हुए कहा था, आई एम बॉर्न विद पोटेंशियल, आई एम बॉर्न विद गुडनेस, आई एम बॉर्न विद आइडियाज एंड ड्रीम, आई एम बॉर्न विद कॉन्फिडेंस, आई एम बॉर्न विद विंग्स, सो आई एम नॉट मेंट फॉर क्रॉलिंग बिकॉज आई हैव विंग्स, आई विल फ्लाई, आई विल फ्लाई, आई विल फ्लाई। ओके, और फिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम ट्रस्ट विद डेस्टिनी में कहा था। तो ये भी कोट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में, कंक्लूजन में, जहाँ मन हुआ। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर का था, अगर जब कभी बताना हो कि भाई अगर कोई आपके साथ नहीं हो तब कैसे चलना है, तो जोड़ी जोड़ी तो डाक शिव ने क्यों ना आशे तो बेअकला चलो रे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था कि भाई अकेले चलो, कोई साथ नहीं हो कोई टेंशन नहीं। फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड कड़ी हवा, एलोन मस्क साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर कुछ परसिस्टेंस से रिलेटेड बात हो तो आर्ट ऑफ फेलिंग सक्सेसफुली। उन्होंने 2006, 7, 8 तीनों तीनों टाइम पे उनका जो रॉकेट थे वो फेल हो गया, सारे वो बैंकरप्सी की कगार पे आ गए थे, फिर भी उन्होंने अपना लास्ट फाल्कन 1 भेजा और तब से वो सक्सेसफुल हुआ और आज वो वन ऑफ द रिचेस्ट मैन। तो ये कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, ये सब चीज़ जब बताना हो तो वो एलोन मस्क का एग्जांपल ले सकते हो। और ये द आर्ट ऑफ फेलिंग सक्सेसफुली, ये टर्म भी अच्छा है।
तो ये भी कोट कर सकते हो। जैसे इन्वेक्टस बताया मैंने नेल्सन मंडेला का, APJ अब्दुल कलाम की पोएम हो गई, ठीक है। द रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो बुक थी उसको भी कोट कर सकते हो, मतलब कुछ लाइन कोट कर सकते हो अगर ज़रूरत पड़े तो। ओके, तो ये जनरली इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन्स थे। तो लर्निंग्स क्या थी मेरी, मैं बताता हूँ। डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कभी नहीं करना है, किसी कोट से करना है। जैसे कोविड का एग्जांपल आ गया तो आप डायरेक्ट कोट नहीं करोगे कि भाई कोविड-19 हिट द कंट्री इन 2019, इट हैज़ कॉज दिस मच डेथ्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड इट्स स्टिल ग्रोइंग। सो ये सब लिखने से वो फील नहीं आता है, ठीक है। तो कुछ एनेक्डोट इंटरेस्टिंग सा लिखना। सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए। सरप्राइज एलिमेंट मतलब जैसे हमने बहुत सारे बुक्स कोट्स की, बहुत सारे कोट्स एग्जांपल कोट के, तो ये सरप्राइज लगेगा उसको, हाँ भाई बहुत मतलब कुछ अच्छी चीज़ बातें बोल रहे हैं। नॉर्मल बातें बोलोगे तो लगेगा यार मतलब नॉर्मल बंदा है, कुछ बुक्स वुक्स पढ़ता नहीं। पर हमने बुक्स कोट किया तो उसको लगेगा कि हाँ यार इतनी सारी बुक्स पढ़ के आया लड़का, तो थोड़ा आ, होगा है कुछ बंदे में कुछ है, थोड़ा अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, ये नॉर्मल नॉर्मल रखना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंट्रोडक्शंस और कंक्लूजन्स होते हैं, तो ये सबसे अच्छे होने चाहिए। इंट्रोडक्शंस एंड कंक्लूजन आर द किंग्स एंड क्वीन। रिसेंट एग्जांपल यूज़ किया तो फिर इनोवेटिंग हेडिंग्स अगर आप यूज़ करो तो जैसे मैंने बताया आपको डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन सोचने हैं। कनेक्ट टॉपिक टू द वर्ल्ड, वर्ल्ड और इंटरनेशनल डायमेंशन लिखा है बेसिकली। ऑर्डरली फैशन लिखा हुआ, ऑर्डर में होना चाहिए। सारे नहीं कि पहले सोल्यूशन लिखो फिर उसके बाद बॉडी लिखा फिर उसके बाद कहीं कंक्लूजन जाके लिख दिया, तो सारे ऑर्डर में होना चाहिए चीज़ें। पहले नॉर्मल चीज़ें लिखी फिर उसके बाद डिफरेंट डायमेंशन फिर उसके बाद सोल्यूशन फिर उसके बाद कंक्लूजन, ठीक है। और हरदम ये ट्राई करना कि जो जितने पास हो सके सब्जेक्ट के जाना, टॉपिक के जाने की कोशिश करना। कोहेरेंस एंड फ्लो इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन, कंक्लूजन, ठीक है। इनोवेटिव हेडिंग्स, कंक्लूजन, एनवायरनमेंट, ठीक है चलो ये ठीक है। रीसेंट एग्जांपल्स, एलोन मस्क रीसेंट एग्जांपल लिखो या फिर न्यूज़ आर्टिकल से कुछ पढ़ा हो तो वो एक डायमेंशन ऐड करो तो अच्छा लगता है। 30 to 40% वेटेज बिलोंग्स टू द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, तो जैसा मैंने लिखा है वो सबसे अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। बुक्स का एग्जांपल, फ्लो और कोहेरेंस होना चाहिए, ठीक है, जो मैं आपको बाद में बताता हूँ फ्लो और कोहेरेंस क्या होता है। कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, ठीक है। और अदर डायमेंशंस जैसे बताया अदर डायमेंशंस लिखने चाहिए। इंट्रोडक्शन है, सब हेडिंग को कैपिटलाइजेशन कैपिटल में लिखो अच्छा लगेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस डालो, इनोवेटिव सॉल्यूशंस डालो, ठीक है। अब ट्रांसलेटिंग बिटवीन पैराग्राफ्स क्या होता है, मतलब जब भी पैराग्राफ लिखोगे ना तो पैराग्राफ के बीच में फ्लो होना चाहिए। पैराग्राफ के बीच में फ्लो का क्या मतलब होता है, दो पैराग्राफ के बीच में कनेक्शन होना चाहिए, और जब दो लाइंस लिखोगे उसके बीच में भी कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो जब ट्रांजिशन बिटवीन पैराग्राफ करेंगे तो यहाँ मैं एग्जांपल लिखा, फर्दर वी शुड बी माइंडफुल दैट एआई पोजेसेस चैलेंज नॉट ओनली टू अवर इकोनॉमी बट ऑल्सो एथिक्स। फिर आप डायमेंशन दूसरा चालू करोगे, एथिकल डायमेंशन। तो इससे कनेक्ट समझ में आता है कि एक टाइप ऐसे कनेक्ट का कि लास्ट में लिखो कि बट नॉट एथिक्स, फिर उसके बाद एथिक्स से शुरू करो। तो ये फर्स्ट डायमेंशन हो गया ट्रांजिशन पैराग्राफ का। डायरेक्टली अगर आप ए आई के बारे में लिख रहे, अगला सेंटेंस से शुरू किया ना, फिर कुछ सेंटेंस शुरू किया एथिकली करके, ये भी कर सकते हो आप। सेकंड मैं बताता हूँ आपको, आस्किंग क्वेश्चन एट द एंड ऑफ पैराग्राफ। सेकंड है आस्किंग क्वेश्चन एट द एंड ऑफ पैराग्राफ। तो thus we have examined the threats posed by AI to our economy, but what about the challenges brought by AI to our ethics and morals। तो ये समझ आ जाएगा कि हाँ भाई आप नेक्स्ट में एथिक्स और मॉरल्स पे जाने वाले हो, तो सही है। सिग्नलिंग शिफ्ट एट स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट पैराग्राफ, जैसे फिर उसके बाद लिखे एथिकली, एथिकली एथिकली AI हैज़ दिस इज इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमैनिटी, जो भी है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में जैसे एथिकली शुरू है तो एग्जामिनर के माइंड में जाएगा कि हाँ मेडिकल डायमेंशन पे कूद गए। तो ये तीन वे है ट्रांजिशनिंग बिटवीन पैराग्राफ के। जैसे आप अगर सीधे सीधे लिखना शुरू किया, AI पे कुछ लिखना शुरू किया, अगला अगला डायमेंशन एथिक्स पे शुरू किया, पर इन तीनों किसी वे से उनको समझ में नहीं आए स्टार्टिंग में कि हम एथिकली पे जा रहे हैं, उसका माइंड रहेगा कि हम उसका माइंड में ऐसा रहेगा कि हम किसी और डायमेंशन पे थे, और वो उसी सोच से अगला अगला सेंटेंस या फिर अगला पैराग्राफ भी पढ़ने की कोशिश करेगा। और जब उसको समझेगा कि नहीं नहीं अभी तो हम एथिक्स पे आ गए, तो थोड़ा सा माइंड बॉगल हो जाता है, मतलब ये क्या चल रहा है, अभी तो हम कि पॉलिटिकल डायमेंशन पे थे, अभी डायरेक्ट एथिक्स कहाँ से आ गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको स्टार्टिंग में पैराग्राफ पढ़ते वक्त समझ जाना चाहिए कि हाँ हम एथिक्स पे कूद चुके हैं अभी। तो ये एथिक्स है। फ्लो के जैसे मैंने बताया, फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस वी मस्ट हैव अकाउंटेबिलिटी, इट इज़ द मैकेनिज्म। तो अकाउंटेबिलिटी इज़ द मैकेनिज्म थ्रू विच टू स्ट्रेंथन द अकाउंटेबिलिटी
फिर उसके बाद वन ऑफ द की लेजिस्लेशन टू स्ट्रेंथन द अकाउंटेबिलिटी इज़ द आरटीआई एक्ट, द एक्ट। फिर उसके बाद द एक्ट से शुरू हुआ, तो ये लाइन्स के बीच में कनेक्शन है ना, वो एस्टैब्लिश भी होना चाहिए। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सब लोग कर लेते हैं, फिर भी मैंने देख लिया था कैसे कनेक्टिविटी बनाई जाती है। फिर उसके बाद पैराग्राफ के बीच में कनेक्टिविटी का एक और तरीका है, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली। जब आपको किसी चीज़ के बारे में सोल्यूशन लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्टली दिस इज़ द थिंग, सेकेंडली दिस इज़ द थिंग, क्योंकि कभी कभी कनेक्ट नहीं होता है, वो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल डायमेंशन में नहीं बैठता है, कुछ आपके रैंडम ही डायमेंशन होते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली। फिर उसके बाद अगर दो पैराग्राफ सिमिलर हो तो ऑल्सो, सिमिलरली, लाइकवाइज, इन एडिशन, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद कॉन्ट्रास्ट में हो, डिफर करते हो दोनों आपके पैराग्राफ, तो बट, हाउएवर, इन स्पाइट, डिस्पाइट, ये सारी चीज़ें यूज़ करके कर सकते हो। एस्टैब्लिश रिलेशन मतलब टाइम फ्रेम में बताना तो बिफोर, आफ्टर, करेंटली, ड्यूरिंग, रिसेंटली, तो ये सारे वर्ड्स होते हैं। इलिस्ट्रेट करना तो फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग में लिख दो फॉर एग्जाम्पल दिस इज दिस, तो वो समझ जाएगा कि हाँ भाई आप एग्जाम्पल पे कूद चुके हो। वाइल अटेम्प्टिंग एन एसे, तो ये सारी मैंने चीज़ें बता दिया, सारे पार्ट्स हमको करना है। डाइसेक्टिंग द टॉपिक, जो भी आपको सोच सके, हु ऑल आर इन्वॉल्व, व्हाट इज़ द थिंग, वाई इट हैज़ बीन आस्क्ड। और टॉपिक से ऐसे शुरू करना, जब मेन डायमेंशन होगी वो आप दो चीज़ों से लिख सकते हो। एवोल्यूशन ऑफ द टॉपिक लिख सकते हो, जब आपको मेन टॉपिक शुरू करना है, इंट्रोडक्शन हो चुका है, अब टॉपिक शुरू करना है, तो पहले इवोल्यूशन ऑफ द टॉपिक लिखना। ये टॉपिक इवॉल्व कैसे हुआ, मतलब ये टॉपिक एंशियंट में किस तरीके से अपने को प्रेजेंट कर रहा था, मेडिवल में कैसे प्रेजेंट कर रहा था, मॉडर्न में कैसे प्रेजेंट कर रहा था। फिर उसके बाद प्रेजेंट जनरेशन में आना, प्रेजेंट जनरेशन में आने के बाद भी फिर प्रेजेंट जनरेशन में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल स्फीयर में कैसे खुद को प्रेजेंट कर रहा है। तो ये सारे नॉर्मल डायमेंशंस हैं। फिर हमें अपने स्पेशल डायमेंशंस लिखना है, ठीक है। इसका कॉज क्या हो रहा है, इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, ठीक है। तो एवोल्यूशन ऑफ टॉपिक लिख दिए, इस वजह से क्या हो, कॉज क्या हो रहा है, इसका इफेक्ट क्या हो रहा है। फिर डिफरेंट एंगल्स जो हमने बोला वो लिखना है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल से कनेक्ट करना है इसको, लोकल लेवल्स, तो जितने एग्जांपल्स हो सके, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू अगर आ सके, प्रोविजन स्प्रिंकल करना हो तो कर सकते हैं। बोथ साइड ऑफ द स्टोरी बताना है, मैंने कहा था एक पॉजिटिव बताना है, फिर नेगेटिव जो हो उसके साथ वो सारी चीज़ें भी बतानी है कि एक साथ, मतलब आपकी बात तो सही है पर ये नेगेटिव साइड भी हो सकता है, जिसको मैंने आप कहा था दूसरा डायमेंशन बताना, हर डायमेंशन को तोड़ने की कोशिश करना, उसको डायमेंशंस में तोड़ने की कोशिश करना। फिर यही है, इंटर एवोल्यूशन लिखना, कॉजेस लिखना, इम्पैक्ट लिखना, सोल्यूशन लिखना, डिफरेंट डायमेंशन लिखना और कंक्लूड कर देना। तो ऐसे कुछ बेसिकली ऐसे का स्ट्रक्चर होता है, कैसे करते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा चीज़ प्रैक्टिस लगती है इस चीज़ के लिए, पर अगर बेसिक स्टेप पे, इनिशियल स्टेप्स पे हो ना, तो ट्राई करना कि बहुत सारा एनेक्डोट्स, कोट्स एटलीस्ट कलेक्ट करके रखो। जब भी मेंस आएगा एक्चुअल लिखने के लिए, या फिर जब भी एक्चुअल ऐसे लिखना रहेगा, तो टॉपिक्स की कमी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमें याद नहीं आ रहा क्या चीज़ है, कुछ कुछ ऐसी चीज़, अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए, ये लिख के रखा, मतलब ये इसके नोट्स बना के रख सकते हैं हम लोग। बस ऐसे ही कुछ लिखा जाता है ऐसे। तो अभी मैंने ऐसे लिखना तो उतना नहीं सिखाया, बस बेसिकली ऐसे को प्रिपेयर कैसे करते हैं, या फिर थिंकिंग कैसी होनी चाहिए और कंटेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं ऐसे के लिए, वो सिखाया हुआ है। चलो थैंक यू, बहुत बड़ा वीडियो हो गया वैसे।